नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हिमकेराज पर। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना लासा और मासा नहीं लगा जा सकता। जैसे गुणज या अपवर्त्य, गुणज या अपवर्त्य, जिसे मल्टीपल भी कहते हैं इंग्लिश में। मल्टीपल भी कहते हैं। गुणज या अपवर्त्य ऐसी संख्याएं, जैसे कोई संख्या 2 हो, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। जैसे ही भी बता रहे हैं, एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणा या गुणनफल दोनों मूल संख्याओं का गुणज या अपवर्त्य कहलाती है। जैसे 2 गुणे 2 के गुणज हमें निकालना है तो 2 गुणे 1 2, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 3 6, 2 गुणे ऐसे ही करते जाएंगे, 2 गुणे 4 8, ऐसे ही करते जाएंगे तो 2 के गुणज निकलते जाएं। ऐसे अगली संख्या का गुणज निकाल सकते हैं। जैसे 3 के गुणज निकालना है हमें तो 3 के गुणज तो 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे ऐसे निकालते चले जाएंगे। 3 के गुणज आ जाएंगे, 3 गुणे 1 3 6 9। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब देखते हैं गुणनखंड, या इसे अपवर्तक भी कहते हैं। गुणनखंड या अपवर्तक या फैक्टर। गुणनखंड इसे अपवर्तक भी कहते हैं और फैक्टर भी कहते हैं। गुणनखंड, अपवर्तक या इंग्लिश में इसे फैक्टर। जब कोई दी गई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तब दी गई संख्या को उस संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। जैसे 6 के गुणनखंड 3, 6 के गुणनखंड होंगे हमारे 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, 1 2 3। 6 के गुणनखंड होंगे 1 2 और 3। ये 6 के गुणनखंड हो जाएंगे। अब 6 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और 2 से भी पूर्णतः 6 1 से विभाजित हो जाएगा और 2 से भी विभाजित हो जाएगा पूरा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा। इसलिए 6 के गुणनखंड हैं 1 2 और 3। इसी प्रकार देखते हैं 8 के गुणनखंड। 8 के गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड देखते हैं। 8 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा और 8 से भी विभाजित हो जाएगा। इसलिए 8 के गुणनखंड हो गए 1 2 4 और 8। इसी प्रकार से देखते हैं 24 के गुणनखंड। तो 24 के गुणनखंड तो 24 1 से विभाजित हो जाएगा, 24 2 से भी विभाजित हो जाएगा
3 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा और 8 से भी विभाजित हो जाएगा, 12 से भी विभाजित हो जाएगा और 24 से भी विभाजित हो जाएगा। इसलिए हमारे 24 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 6 8 12। ये 24 के गुणनखंड है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसी भी दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड वह छोटी से छोटी संख्याएं होती हैं, मतलब छोटी से छोटी संख्याएं होंगी जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। छोटी से छोटी संख्याएं होंगी और दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित भी करेंगी। वह छोटी से छोटी अभाज्य गुणनखंड होंगी, वह छोटी से छोटी संख्याएं होती हैं जो उस दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे देखते हैं अभी अभाज्य संख्याएं, इसके लिए हम देख लेते हैं जैसे 2 3 5 7 11 13 और ऐसे ही आगे होती चली जाएंगी। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। यदि अभाज्य संख्याएं आप लोगों को नहीं पता है तो ये पहले वीडियो में बता चुके हैं, इसके लिए आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर के आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसे देखते हैं अब वह छोटी से छोटी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है, विभाजित करे या करती है। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है, तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब से देखते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड से 15 को हम लिख सकते हैं 15 3 गुणे 5, इसलिए 3 और 5 15 के गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या को दिए गए
दिए गए अभाज्य गुणनखंडों की घात में एक जोड़कर आपस में गुणा कर लिया या गुणा करके गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 600 के गुणनखंड हमें निकालना है तो 6 को हम लिखेंगे 600 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो 600 को हम लिखेंगे, 600 को पहले काटेंगे तो 600 को काट करके हम देख लेते हैं तो 600 2 से कट जाएगा तो 300, फिर 2 से कट जाएगा तो 150, फिर 2 से कट जाएगा तो 75, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा तो 25, 75, फिर 5 25। इस प्रकार 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। जैसे यहाँ पर 2 की घात हो गई 3, 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। अब क्या कहा गया था कि कुल संख्या ज्ञात करने के लिए, गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए घात में एक जोड़कर आपस में गुणा कर लिया जाता है। तो घात में एक जोड़ लें तो 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 2 + 1। तो ये हो गया हमारा 4 गुणे 2 गुणे 3। अब इन सबका गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 त्रों के 24, इसलिए 600 में गुणनखंडों की संख्या हो गई हमारी 24। अब देखते हैं सार्वगुणज या समापवर्त्य, सार्वगुणज या समापवर्त्य, जैसे इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, सार्वगुणज समापवर्त्य या कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से, जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से पूर्णतः विभाजित हो, प्रत्येक द्वारा या प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, सार्वगुणज कहलाती है। जैसे 3 व 5 के सार्वगुणज होंगे, 3 व 5 के सार्वगुणज 3 व 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया 3 × 5 = 15, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, फिर 3 से करेंगे 45, फिर 60, ऐसे आगे तो चला जाएगा। तो 3 व 5 के सार्वगुणज हो गए 15, 30,
45 60। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 आ 5 के सार्वगुणज। 2 आ 5 के सार्वगुणज। 2 5 का गुणा करेंगे 10 20 30 40 ऐसे होते चला जाएगा। तो 2 आ 5 के सार्वगुणज हो गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।